हेलो गाइस, तो ये है हमारा पार्ट टू ऑफ राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, पार्ट वन में हमने द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास तक का टॉपिक को कवर कर लिया था। तो आज हमें करना है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मीनिंग है। ठीक है, हमें लिबरल नेशनलिज्म से मतलब है कि यहाँ पे क्या जो है, यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आइडियाज जो है नेशनल यूनिटी के अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी जो आइडिया थे अर्ली 19th सेंचुरी के, वो क्या कहते हैं, वो क्लोजली थे, अलाइड थे विद द आइडिया विद द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी नेशनलिज्म के साथ साथ लिबर्टी के आइडियाज भी बहुत ज्यादा इनग्रेन थे। ठीक है, उस नेशनलिज्म में द टर्म लिबरलिज्म derives from the Latin word liber meaning free, यानी लिबर वर्ड से ये डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है फ्री। ठीक है, फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। न्यू मिडिल क्लास के लिए देखो, बेसिकली लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सब लोग इक्वल होने चाहिए। ठीक है, किसी के बीच में भी डिफरेंस नहीं होगा, लॉ के साथ सब लोग इक्वल हैं। राइट। Politically, it is emphasized the concept of government by consent. Also, it is a government by consent. ठीक है, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसने लिबरलिज्म को, उसके लिबरलिज्म के लिए साथ खड़ा हुआ, शुड फॉर द एंड ऑफ द एटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, उसके अगेंस्ट था। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ऑल्सो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई थ्रू पार्लियामेंट। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। और 19th century के अंदर लिबरल्स ने प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए भी काफी ज्यादा आवाज उठाई। ठीक है, येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। तब भी इक्वालिटी बिफोर लॉ के बाद भी, ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज नहीं आया, यानी सबको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट, अभी भी सबको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। सो यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओन्ड मैन। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये देखा था कि जो राइट टू वोट मिला था वो उनको मिला था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी थी, और वो भी मेंस को, वुमेन्स को नहीं। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि इक्वालिटी की बात हो रही है, लिबरलिज्म की बात हो रही है, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या कहते हैं, सफरेज। सफरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, वोटिंग राइट सबको नहीं मिल रहा। Men without property and all women were excluded from the political rights। जैसे ही मैंने कहा कि ये लोगों को एक्सक्लूड कर रखा था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स के टाइम पे ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। लेकिन उस टाइम पे भी सिर्फ मेल्स को ही, क्या कहते हैं, सफरेज का मौका मिला। ठीक है, ऑल एडल्ट मेल्स, वुमेन्स को अभी भी इग्नोर किया गया इन देयर वोटिंग राइट्स। However, the Napoleonic Code, जो नेपोलियनिक कोड था, went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor। लेकिन जैकोबिन्स के बाद जैसे ही, क्या कहते हैं, हमारा नेपोलियन आया, उसने अपने टाइम पे वापस जो है सफरेज थी वापस पुराने पुराने जैसी कर दी। जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको ही अधिकार है, और वुमेन्स को तो अधिकार था ही नहीं, उनको वो माइनर की तरह ट्रीट करने लग गया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। ठीक है, यानी वुमेन्स जो है सब्जेक्ट है अथॉरिटी ऑफ द फादर्स एंड हस्बैंड्स। थ्रू आउट द 19th एंड द अर्ली 20th centuries, थ्रू आउट द 19th एंड द अर्ली 20th centuries, वुमेन जो थी एंड नॉन प्रोप्रिएट मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो थ्रू आउट द मूवमेंट इन लोगों ने, जिनके पास वोटिंग राइट नहीं था, चाहे वो वुमेन्स हो या चाहे वो मेंस हो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने वोट अपोजिशन किया इन फेवर, ताकि उनको वोटिंग राइट मिल पाए। इकोनॉमिक स्फीयर में देखा जाए तो लिबरलिज्म जो है स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो लिबरलिज्म जो था वो स्टूड करा फॉर द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द एबोलिशन ऑफ स्टेट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस। जो स्टेट जो है बिना बिना मतलब के रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है, उसको भी हटाया जाए। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class। Also 19th century में ये एक emerge हुआ डिमांड की तरह of the middle class।
लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स। हम जर्मन स्पीकिंग रीजन्स के बारे में बात करते हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जहां पे नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैज क्रिएटेड आउट अ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। नेपोलियन के टाइम पे काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज का फॉर्मेशन हुआ और एक कॉन्फेडरेशन बना ऑफ 39 स्टेट्स का। क्या बना? कॉन्फेडरेशन बना 39 स्टेट्स का। कॉन्फेडरेशन क्या होता है? जब एक दो से ज्यादा स्टेट्स मिलके, ठीक है, कोई भी ऐसा ग्रुप बना ले, ठीक है, और यूनानिमसली डिसीजन लें उसमें मिलके सब लोग कंसेंसस के बेस पे, तो उनको कॉन्फेडरेशन कह सकते हैं। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी। उनके पास अपनी खुद की करेंसी थी, उनके वेट्स और मेजर्स थे, राइट। अ मर्चेंट traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to had to pass through 11 customs barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। यानी अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको हर स्टेट के अंदर, ठीक है, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, राइट, जो कि 5% थी हर बॉर्डर को क्रॉस करने पे, ठीक है। ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और द मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। ऑल्सो क्या वेट लेके, कितना वेट का आप गुड लेके जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता था कि आपके ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। हर रीजन के खुद के वेट्स और मेजर्स थे, तो इन्होंने इन्वॉल्व किया टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो इससे क्या है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था, ठीक है, क्योंकि हर कस्टम उसमें बैरियर पे उसको रुकना पड़ता था, ठीक है, जो ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद उसको वहां पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, तो काफी ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस था। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। यानी कि मान लो एक कपड़े का जो नापने का तरीका वो एक एले है, ठीक है, लेकिन वो हर रीजन में इसकी लेंथ अलग होती थी एले की। मान लो एक रीजन में उसकी एले की लेंथ हो गई 1 मीटर, दूसरे रीजन में एले की लेंथ हो गई 2 मीटर्स, मतलब इस तरीके से अलग अलग मेजरमेंट था लेंथ का। An LA of textile material brought in Frankfurt would get you 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ होगा, उतना लंबा होगा अगर एक एलए की बात करें तो, लेकिन मेंस के अंदर वो 55.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। न्यूरेमबर्ग में वो 65.6 सेंटीमीटर है और फ्राइबर्ग में वो 53.5 सेंटीमीटर है। काफी ज्यादा डिफरेंस है, अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। सो such conditions were viewed as obstacles। ये एक obstacles create कर रहे हैं in the free movement of goods and services to economic exchange and growth of the new economic classes। कह सकते हैं in the growth of new economic classes ये एक बैरियर की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। Who argued for creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो वही न्यू मिडिल क्लास ने डिमांड करा कि हमें अनहिंडर्ड वे चाहिए कि जिसके थ्रू हम इजीली ट्रेड कर पाए विदाउट दिस काइंड ऑफ बैरियर्स, ठीक है, और मूवमेंट हो पाए अच्छे से गुड्स का, पीपल्स का और कैपिटल का। 1834 में एक कस्टम यूनियन ऑफ जोलेवेरिन, क्या नाम है, कस्टम यूनियन ऑफ जोलेवेरिन, वो फॉर्म होता है एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया। प्रुशिया के इनिशिएटिव पे उसको फॉर्म किया जाता है, और एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। और ज्यादातर जर्मन स्टेट्स जो थी, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी, उन्होंने उसको ज्वाइन किया उस यूनियन को। द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। उसने कस्टम जो यूनियन बना उसने कस्टम जो थे, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया, ओके, फ्रॉम 30 क्या कहते हैं ओवर 32, यानी 30 से घटा के उसको उन्होंने 2 की ले आए, इतना कम कर दिया उन्होंने करेंसीज को, और कस्टम बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। और रेलवेज की क्रिएशन से फर्दर जो मोबिलिटी थी वो और अच्छी हुई, इंक्रीज हुई मोबिलिटी। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से क्या होगा, नेशनल का यूनिफिकेशन होगा, तो ये चीज आगे बढ़ी। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन्ड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दिस टाइम। और इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो था स्ट्रेंथन्ड हुआ, ठीक है, और वाइडर नेशनल सेंटिमेंट्स जो है वो ग्रो हुए, ठीक है, इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म।
अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यानी 1815 के बाद एक नए तरीके का कंजर्वेटिज्म आया। देखो कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions, customs and preferred gradual development of quick change। क्या समझ आया? एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो स्ट्रेस करती है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस है, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस है, कस्टम्स की इम्पोर्टेंस है, और प्रेफर करती है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ना कि सडन डेवलपमेंट। ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो और फिर कोई चेंज हो। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म जो है पुरानी ट्रेडिशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, उस पर ज्यादा स्ट्रेस, उसकी इंपॉर्टेंस पे ज्यादा स्ट्रेस करती है। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, जैसे ही नेपोलियन का डिफीट हुआ 1815 में, जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, ठीक है, वो ड्रिवन हुई बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी नेपोलियन के डिमाइस या नेपोलियन के डिफीट के बाद कंजर्वेटिज्म वाली फिलोसफी को वापस लोग अपनाने लग गए। यानी यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वो वापस उनको अपनाने लग गई। यानी उनका फोकस क्या था? मोनार्की वाली सिस्टम पे ज्यादा था, बिकॉज वहां से उनको फायदा मिल रहा था बाकी की यूरोपियन नेशंस को। ठीक है, तो उन्होंने उसी पे फोकस किया, बिकॉज बोनापार्ट जो था, नेपोलियन जो था, वो बात करता था इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ की, लिबर्टी की। ठीक है, तो वो चीज ये लोग नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कंजर्वेटिज्म वाली फिलोसफी को अपनाना जारी रखा। तो कंजर्वेटिव जो थे बिलीव करते थे कि दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, जैसे कि मोनार्की था, चर्च था, सोशल हायरार्कीज थी, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली थी, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। बिकॉज देखो, अगर वो नए नए आइडियाज की बात करेंगे तो उनको राइट्स देने पड़ेंगे, अपनी जो पावर है उसको शेयर करना पड़ेगा, पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं करना चाहते थे विद द पीपल्स। तो वो मोनार्की सिस्टम को ज्यादा बेटर समझते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिज्म वाली पॉलिसी को ज्यादा सूटेबल समझा। तो मोस्ट कंजर्वेटिव जो थे, हाउएवर, डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। काफी ज्यादा जो कंजर्वेटिव थे वो नहीं चाहते थे कि हम वापस प्री रेवोल्यूशनरी फेज में जाएं, जाके मोनार्की वाले सिस्टम में जाएं। रेदर वो रियलाइज करते थे फ्रॉम दिस स्टेज इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो स्ट्रेंथन करेगा हमारी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, लाइक द मोनार्की। अगर हम फॉलो करेंगे मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी तो वो स्ट्रेंथन ही करेगा लाइक द सिस्टम ऑफ मोनार्की। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, और जो स्टेट की पावर होगी वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एक डायनेमिक इकोनॉमी, और फ्यूडलिज्म का एबॉलिशन, सर्वडम का एबॉलिशन स्ट्रेंथन करेगा ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ द यूरोप। उनका मतलब था, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हम मॉडर्न आर्मी रखेंगे, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी रखेंगे। ब्यूरोक्रेसी वो होती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, और अगर डायनेमिक इकोनॉमी होगी, ठीक है, अगर हम फ्यूडलिज्म को, सर्वडम को अबॉलिश कर देंगे तो क्या करेगा, ये अच्छा ही होगा फॉर गुड मोनार्की, मोनार्की सिस्टम अच्छा होगा। 1815 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, मेट एट वियना, ठीक है, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। वियना में मिलते हैं ताकि एक सेटलमेंट बना पाए फॉर द यूरोप। कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। और जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, यानी कांग्रेस मतलब जो सब लोग कंट्रीज मिलके कोई ग्रुप बना रखा है उसको कांग्रेस कहेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, होस्ट किया, मतलब ये कांग्रेस जो थी ये होस्ट हुई बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। जो डेलीगेट्स थे यहाँ के कांग्रेस के, ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो क्या किया उन्होंने, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 को, ठीक है, प्रपोज किया। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 को प्रपोज किया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। और वो चाहते थे कि जो भी चेंजेस हुए हैं उनको अनडू करते हैं, पहले की तरह लेके चलते हैं।
ठीक है, जो नेपोलियन वॉर से पहले थी। द बोर्बन डायनेस्टी विच हैज बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको हटा दिया गया था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको रिस्टोर कर दिया गया पावर में, यानी वापस मोनार्की वाला सिस्टम ले आए ये लोग बाय द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज अनेक्स्ड ड्यूरिंग नेपोलियन, और नेपोलियन ने जो भी टेरिटरीज को अनेक्स किया था उसको लॉस्ट कर, उसको वापस उनको दे दिया गया, जिनकी थी वो टेरिटरीज, यानी कि फ्रेंच ने वापस जो कि टेरिटरीज को एक्वायर किया था वो लॉस्ट हो गई। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और सीरीज ऑफ स्टेट्स को स्टैब्लिश किया गया अराउंड फ्रांस, ताकि जो ये फ्रेंच एक्सपेंशन है फ्यूचर में ना हो पाए, इसको अवॉइड करने के लिए। Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. Genoa was added to the Piedmont in the south. ठीक है, ये जगह के नाम है जो कि कह सकते हैं हम। ठीक है, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम, ठीक है, नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम इन द नॉर्थ, ठीक है, was set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in the south. एंड जेनोवा जो कि पीडमोंट में है वो हमारा साउथ में था, ये हमारा नॉर्थ में है, ये हमारा साउथ में है। ठीक है, प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, प्रशिया को हमने वेस्टर्न फ्रंटियर्स दिए। ठीक है, और ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, ठीक है, और नॉर्दर्न इटली का जो कंट्रोल था वो हमें ऑस्ट्रिया को दिया गया। ठीक है, बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन बनी थी 39 स्टेट्स की, दैट हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, उसको कुछ नहीं किया गया, उसको छेड़ा नहीं गया। ठीक है, इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड एक हिस्सा दे दिया पोलैंड का, व्हाइल प्रशिया वाज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। ठीक है, सैक्सोनी वाला हिस्सा जो है वो प्रशिया को दे दिया गया। द मेन इंटेंशन, जो मेन इंटेंशन था was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon and create a new conservative order in Europe। ठीक है, और उनका मेन एम क्या था कि वापस जो है मोनार्कीज को स्टेब्लिश किया गया जाए जो कि ओवरथ्रो कर दी गई थी बाय द नेपोलियन, और वापस कंजर्वेटिव वाला जो ऑर्डर है वो यूरोप में फॉलो हो। तो बेसिक पर्पस उनका ये था। ठीक है, सो जो कंजर्वेटिव रिजीम्स जो थे सेटअप हुए थे 1815 में वर ऑटोक्रेटिक, वो ऑटोक्रेटिक थे, यानी कि खुद का रूल इस्टेब्लिश करना था। ऑटोक्रेटिक मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ऑटोक्रेटिक रूल है। ठीक है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म हो, डिसेंट हो, तो वो उसको टॉलरेट नहीं करते थे। and sought to curb activities that questioned the legitimacy of the autocratic government। कोई भी अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के खिलाफ या उनकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठाएगा तो उसको भी बर्दाश्त नहीं करते थे, उसको भी वो लोग क्या कहते हैं कर्ब करने की कोशिश करते थे। मोस्ट ऑफ द इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, और सेंसरशिप रूल्स लगाए गए, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी चीज जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ठीक है, उसको रोक दिया जाए पहले ही, चाहे वो बुक्स हो, चाहे प्लेज हो, सॉन्ग्स हो, जो रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, उन सब पे सेंसरशिप वाला चीज लगा दिया गया। ओके, यानी सबकी जबान मुंह बंद कर दिया। ठीक है, कोई भी अब गवर्नमेंट के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेगा। देखिए किस तरीके से सबके मुंह पे टेप लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिए, राइट। ठीक है, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर द लिबरल्स, लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज थी वो अभी भी जो है वो इंस्पायर करती थी रेवोल्यूशनरीज को, लिबरल्स को।
One of the major issues taken by the liberal nationalists for criticize the new conservative order was freedom of press. यानी उन्होंने कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, कंजर्वेटिव ऑर्डर था, उसके खिलाफ आवाज उठाई और उनको चाहिए क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा मेजर इशू था जो कि स्टेप किया गया रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरीज की। ठीक है, द रिवोल्यूशनरीज, देखो ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 के बाद द फियर था रिप्रेशन का ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। यानी कि उनको ये डर था कि गवर्नमेंट उनको सप्रेस करेगी, ठीक है, उनके मूवमेंट को रोक देगी, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए काफी दिन के लिए। सीक्रेट सोसाइटीज बना दी गई, ठीक है, जो मैनी यूरोपियन स्टेट्स में, टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, ताकि रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करा जाए और उनके आइडियाज को स्प्रेड किया जाए। लेकिन ये सब क्या हो रहा था, सीक्रेटली हो रहा था, बिकॉज अगर वो ओपनली ये सब चीजें करते तो जो कंजर्वेटिव ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी वो इन सब चीजों को सप्रेस कर देती। टू बी रेवोल्यूशनरी at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. यानी कि अगर अब रेवोल्यूशनरी जो हैं इस टाइम पे अपोज करते, कुछ भी ऐसा कुछ चीज करते, ठीक है, यानी रेवोल्यूशनरी होना ही एक क्या है, कमिटमेंट है कि आप मोनार्किकल गवर्नमेंट को अपोज करने का प्लान कर रहे हो। ठीक है, और ये उसके खिलाफ होता जो वियना कांग्रेस ने डिसाइड किया था 1815 में। और एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और यानी कि आप जो है वो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए वापस लड़ाई छेड़ रहे हो। यानी तो मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज जो थे ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, और उन लोगों को ये भी लगता था कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि जो स्ट्रगल है फ्रीडम की वो आगे कंटिन्यू हो पाए, और नेसेसरी पार्ट है, ठीक है, ये स्ट्रगल का। One of the such individual was Italian revolutionary Giuseppe Mazzini। ठीक है, मजीनी जो थे वो एक सच इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, जो कि इसका पार्ट बने। ये बॉर्न हुए जेनोवा में इन 1805 एंड ही बिकेम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। ठीक है, कार्बोनरी की जो सीक्रेट सोसाइटी थी वहां के ये मेंबर बने। ठीक है, और एज अ यंग मैन ऑफ 24 he was sent to exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। और इनको जेल भेजा गया, ठीक है, बाहर, मतलब तड़ी पार कहते हैं ना जिसको, एक्साइल कहते हैं, वहां भेजा गया 1831 में, क्योंकि इन्होंने अटेम्प्ट किया था ऑफ अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। ठीक है, 1831 में। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, और उन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्म वो इजाद की। फर्स्ट इज यंग इटालियन इन मार्सिलीज एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, यहाँ पे इन जगहों पे इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज को और ओपन किया। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन, जो कि लाइक माइंडेड थे, यंग थे, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से एंड जर्मन स्टेट से। यानी पहले ये रेवोल्यूशन जो था सिर्फ फ्रांस तक सीमित था, बट आफ्टर वियना कांग्रेस और आफ्टर नेपोलियन के जो एनेक्सेशन और लिबरल आइडियाज का जो क्या कहते हैं ट्रांसफर हुआ था इन कंट्रीज में, इन कंट्रीज ने भी काफी ज्यादा पार्ट लेना चालू करा इन रेवोल्यूशन। मजीनी जो है बिलीव करते थे दैट गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने, उनका ये मानना था कि जो नेशन है वो नेचुरल, ठीक है, यूनिट्स हैं ऑफ द मैनकाइंड, लोगों की जो, ठीक है, मैनकाइंड की जो नेचुरल यूनिट्स हैं जहां पे वो लोग रहते हैं उनको हम नेशंस कहते हैं। ठीक है, सो इटली could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms, right? यानी इटली को हम सिर्फ स्मॉल स्टेट्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है, वो भी एक नेशन क्रिएट हो सकता है। इट हैड टू बी फोर्ज इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। वही चीज कि इसको एक नेशनल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना चाहिए, सिंगल, विद वाइडर अलायंसेस। ठीक है, दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और इसके थ्रू ही इटालियन लिबर्टी, ठीक है, आ सकती है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और मजीनी के इन आइडियाज से सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में स्टैब्लिश हुई। मजीनी जो थे
रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, ठीक है, उन एक रिलेंटलेसली अपोज करते थे मोनार्की को, यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, अपोज करते थे उसको, मोनार्की को। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स आल्सो, और कंजर्वेटिव जो थे, जो कि चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम रहे, वो काफी डरे हुए थे, यानी फ्राइटेंड थे इनके इन आइडियाज से। मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, और मेटरनिच कहते हैं कि मजीनी वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी उनके सोशल ऑर्डर का, जो कि मोनार्की था, उसके सोशल ऑर्डर का मोस्ट डेंजरस एनिमी है वो। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज 1830 टू 1848, ठीक है। 1830 टू 1848 कह सकते हैं हम द एज ऑफ रेवोल्यूशनर्स। रेवोल्यूशंस मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा रेवोल्यूशंस हुए, ठीक है, और जिससे जो है नेशनलिज्म का राइज जो है देखा जा सकता है यूरोप में। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian, German states. यानी कि कंजर्वेटिव रिजीम्स जो है कंसोलिडेट करने का ट्राई करती हैं पावर को। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशन, लेकिन जो रिवोल्यूशन है वो काफी ज्यादा एसोसिएटेड है विद द फीलिंग ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, ठीक है, और ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट है इन द यूरोपियन रीजन सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स। जो प्रोविंसेस हैं ओटोमन एम्पायर के, आयरलैंड, पोलैंड, यहाँ पे काफी ज्यादा जो है रेवोल्यूशन देखे गए जो आइडिया एसोसिएट करते हैं विद रेवोल्यूशन, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट, इनको कहते हैं हम लिबरल नेशनलिस्ट, इनके द्वारा ये सब रेवोल्यूशन किए गए, बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट, और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट को, अमंग हुम वर प्रोफेसर्स हैं, कुछ स्कूल टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं, और मेंबर्स हैं कमर्शियल मिडिल क्लासेस के, कमर्शियल मिडिल क्लासेस के मेंबर्स हैं। जो फर्स्ट अपहीवल है वो वहां सबसे पहले हुआ फ्रांस में इन जुलाई 1830, ठीक है। नेशनलिज्म की का जो रेवोल्यूशन का जो पहला फेज या फर्स्ट कह सकते हैं इंसिडेंट हुआ, वो हुआ हमारा फ्रांस के अंदर इन जुलाई 1830। जो बर्बन किंग्स थे who has been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head। क्या किया लिबरल नेशनलिस्ट ने, जो बोर्बन डायनेस्टी जो वापस रिस्टोर कर दी गई थी आफ्टर द वियना कांग्रेस ऑफ 1815, उसको क्या है, उसको ओवरथ्रो कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या चूज करा, मोनार्की वापस लेके आए वो लोग, जिसमें लुइस फिलिप उसके हेड बने। क्या बने, लुई फिलिप उसके हेड बने। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold। यानी कि जिस तरीके से अगर हम एक बार खांसते हैं और दूसरे बंदे को क्या कहते हैं कोल्ड होने के चांसेस होते हैं, कह सकते हैं ना कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छे मतलब कम्युनिकेबल है, क्या फैलती है बड़ी जल्दी। उसी तरीके से अगर इसमें लिखा गया है कि मेटरनिच के द्वारा लिखा गया है कि अगर फ्रांस हल्का सा स्नीज करता है, ठीक है, तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई भी ऐसी रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है फ्रांस में, तो तुरंत जो है काफी बाकी की अगल बगल वाली स्टेट्स जो है उसको कैच करती हैं और वो भी अपने एरियाज में मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये है। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड नेदरलैंड। उसके बाद ये जो रेवोल्यूशन हुआ जुलाई के अंदर फ्रांस में, ये जो है इसलिए क्या कहते हैं ब्रसल्स के अंदर भी क्या कहते हैं चिंगारी भड़का दी और वहां के लोगों ने भी बेल्जियम को अब ब्रेक अवे कर दिया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड। चलिए, an event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe and the Greek War of Independence। क्या हुआ, इसने क्या किया, मोबिलाइज कर दिया नेशनलिस्ट को और उनके अंदर फीलिंग्स जगा दी। अब ठीक है, वो मतलब कह सकते हैं कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट हो गई। ग्रीस हैड
बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ठीक है, टर्की वाला जो हिस्सा है ना, हम उसको कह सकते हैं कि वहां पे ओटोमन एम्पायर का कब्जा था। तो ग्रीस जो है वो पार्ट हो गया, पार्ट था ओटोमन एम्पायर का सिंस 15th सेंचुरी। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks in which began in 1821। और ये जो स्पार्क था, ये जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था, ये 1821 में स्टार्ट हो गया ग्रीस में। ठीक है, तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के अंदर, वो सपोर्ट उनको मिलता है फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। ठीक है, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया। Poets, artists lauded Greece as the cradle of European civilization। और उन्होंने कहा कि यूरोपियन सिविलाइजेशन की जो क्रेडल, मतलब कह सकते हैं बर्थ जो हुआ था यूरोपियन सिविलाइजेशन का, वो ग्रीस से हुआ था। और उन्होंने मोबिलाइज करा पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, ताकि वो ओटोमन एम्पायर से, ग्रीस जो है ओटोमन एम्पायर से अपनी आजादी, अपनी इंडिपेंडेंस ले पाए। एक इंग्लिश पोएट हैं लॉर्ड बायरन, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। और उसके बाद वो वॉर के अंदर हिस्सा भी लेते हैं, वेयर ही डाइड, और वहां पे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ऑफ बिकॉज ऑफ फीवर इन 1824। ठीक है, फाइनली जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल होती है 1832 में, और रिकॉग्नाइज करते हैं ग्रीस को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। यानी ग्रीस ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की, और उसको ऑटोमन एम्पायर से 1832 में इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपोल एक जगह है टर्की के अंदर। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं वो उस ट्रीटी के थ्रू। द रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ठीक है, देखो, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम आउट अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सिर्फ वॉर से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही डेवलपमेंट नहीं हुआ नेशनलिज्म का, कल्चर ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। ठीक है, इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, लाइक आर्ट है, पोएट्री है, स्टोरीज हैं और म्यूजिक, इसने हेल्प करा एक्सप्रेस करने में और शेप करने में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को। ठीक है, किस में हेल्प करा? हेल्प करा शेप करने में नेशनलिस्ट फीलिंग को। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है डेवलप हुआ थ्रू रोमांटिसिज्म। और रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे और पोएट्स जो थे, वो जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। वो जनरली क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ, जिसको हम कहते हैं साइंस। ठीक है, रीजन ऑफ साइंस की मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो वाले उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। ये एक मैसेकर हुआ था चियोस में, यूजीन डेलाक्रोइक्स 1824 में। और ये फ्रेंच पेंटर पेंटर जो है डेलाक्रोइक्स ने बनाई है, जो डिपिक्ट करती है यहाँ पे 20,000 जो ग्रीक्स हैं उनको मार दिया गया था बाय द टर्क्स, जब वो क्या कहते हैं लड़ाई, नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे ऑन द आइलैंड ऑफ चियोस। बाय ड्रामेटाइजिंग द इंसिडेंट, फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन, जैसे वुमेन सफर कर रही है कितना ज्यादा। ठीक है, एंड चिल्ड्रन, विविड कलर्स, Delacroix sought to appeal to the emotions of spectators and create a sympathy for the Greeks। तो क्या करते हैं, वो सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं फॉर द ग्रीक नेशनलिस्ट, और कह सकते हैं जिन्होंने नेशनलिज्म के लिए लड़ाई करी, रिवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ठीक है, देयर एफर्ट वर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। उनका एफर्ट क्या था कि वो एक सेंस क्रिएट कर पाए ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, यानी हम लोग एक सेम कॉमन हेरिटेज को बिलोंग करते हैं, एक कॉमन कल्चरल पास्ट है हमारा, और एक नेशन एज अ बेसिस के तौर पे हमें उसको समझना चाहिए। अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर 1744-1803, वो क्लेम करते हैं ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दस वोल्क। यानी कॉमन पीपल के अंदर जो है ये भावना जगनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा जर्मन कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, और 10 वो कहते हैं उस टर्म को। ठीक है, कि कॉमन पीपल के अंदर सब चीजें होनी चाहिए। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस
जिससे ट्रू स्पिरिट आएगी ऑफ द नेशन, जिसको हम कहते हैं वॉक जीस्ट, और इसको पॉपुलराइज किया गया काफी ज्यादा। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशन बिल्डिंग। अगर हम कल्चर और फोक कल्चर की बात करेंगे तो इससे क्या है, लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी उस ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हैं, और इससे क्या है, नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में काफी ज्यादा हेल्प होगी। क्या होगी? नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में काफी ज्यादा हेल्प होगी। जो उनका एम्फेसिस था ऑन वर्नैकुलर लैंग्वेज और कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, सिर्फ नेशनल स्पिरिट क्रिएट करना नहीं था, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस हु आर मोस्टली इलिटरेट, ताकि जो काफी ज्यादा इलिटरेट लोग हैं उन लोगों को भी नेशनलिस्ट जो स्पिरिट है उनके अंदर वो जागे, ठीक है, और जो नेशनलिज्म का आइडिया है, मैसेज है, वो सब तक पहुंचे। This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers like Russia, Prussia and Austria. और पोलैंड के अंदर जो कि पार्टीशन किया गया था एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, उसके अंदर भी ये सब चीजें क्या कहते हैं, जागनी चाहिए, मतलब ये सब फीलिंग्स जनरेट होनी चाहिए। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, बिकॉज वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लेकिन जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है वो म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू अभी भी जिंदा रखे हुए थे लोग। कैरोल कैरोल कर्पिंस्की, ठीक है, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल को थ्रू हिज ओपेरास, ठीक है, टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनेस एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, ठीक है, इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। इस तरीके से इन लोगों ने, ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग को क्या कहते हैं, क्रिएट करा लोगों पे, ठीक है, इन पोलैंड। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। देखो, लैंग्वेज तो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज कुछ और बोलोगे तो लोगों को समझ नहीं आएगी, तो लैंग्वेज वो बोलो जो मासेस को समझ आए, ठीक है, तो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन, जैसे ही रशिया ने ऑक्यूपेशन किया था, जो पोलिश लैंग्वेज थी वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज को हटा के रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया स्कूल्स में, जहां पे भी हो सकता है गवर्नमेंट में, ठीक है। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन ने रशिया के अगेंस्ट, ठीक है, मार्च किया एंड टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। लेकिन रशियन ने उसको अल्टीमेटली उस रिबेलियन को क्रश कर दिया। फॉलोइंग दिस, many members of the clergy in Poland began to use languages as a weapon of national resistance, ठीक है। तो क्लर्जीज ने क्या किया, यूज करना चालू करा लैंग्वेज को एज अ वेपन, ताकि वो नेशनल रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाए। पोलिश वाज यूज्ड बाय चर्च, पोलिश जो है चर्च के द्वारा बोली जाने लगी, ताकि रशियंस को इस सब चीजों से अफेक्ट हो, ठीक है। गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में पोलिश बोली जाने लगी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स जो थे were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian। तो रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोग भी चर्च के अंदर फादर्स जो थे वो अगर पॉलिश में बोलते थे, उनको वो जेल में भेज देते थे रशियंस, ठीक है, और उनको सजा दे दी कि क्यों आप लोगों ने रशियन लैंग्वेज में प्रीच नहीं किया, बजाय आपने पॉलिश में किया। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, ठीक है, और पोलिश लैंग्वेज, ठीक है, एक सिंबल ऑफ क्या कहते हैं, क्या रेजिस्टेंस बन गया और स्ट्रगल बन गया अगेंस्ट द रशियन क्या कहते हैं, डोमिनेंस। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट जो 1830s थे, द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप, ठीक है, कह सकते हैं वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स थे यूरोप में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in the population all over the Europe, और फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century को देखा जाता है कि वो एक enormous increase हुआ पॉपुलेशन में यूरोप में। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन द एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी थी नहीं। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज, लिव्ड टू ओवरक्राउडेड स्लम्स, ठीक है। Small producers in town were often faced with stiff competition from the imports of cheap machine-made goods from England। तो जो स्मॉल ट्रेडर्स थे,
ठीक है, प्रोडक्शन करते थे, वो काफी ज्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहे थे फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स जो कि इंपोर्ट होते थे यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में था। ठीक है, और दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर भी ये सब चीजें देखी जा रही थी कि वहां से जो चीप मेड गुड्स आते थे बहुत ज्यादा एडवांस क्वालिटी के होते थे, which was carried out mainly in the home or small workshops and only a part was mechanized. So in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, जहाँ पे aristocracy अभी भी पावर में थी, अच्छे से enjoy कर रही थी, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. तो वहां पे जैसे फ्यूडल वार सिस्टम था वहां पे फॉलो हो ही रहा था क्योंकि वहां पे वो एंजॉय कर रहे थे मोनार्की अपनी। तो वहां पे वो लोग जो पीजेंट्स थे ना उनको फ्यूडल ड्यूज जो हैं और ऑब्लिगेशन जो हैं उनके खिलाफ, उनके प्रति, उनको फुलफिल करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, तो राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। ठीक है, तो ये सब चीजों से काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों के अंदर आई। ठीक है, और ये जैसे ही कभी किसी साल बैड हार्वेस्ट हो जाता था तो जो लोग थे उनको काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। एंड 1848 के अंदर, ठीक है, वो घटना हुई क्योंकि यहाँ पे फूड शॉर्टेज थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। और इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन जो थी पेरिस की वो रिवोल्ट करने लगी। ठीक है, ओके, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वर फोर्स टू फ्ली। ठीक है, लुई फिलिप को फोर्स किया गया कि वो वहां से हट जाए क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लुई फिलिप कौन था? लुई फिलिप वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहते हैं, मेंबर था, हेड था वहां का। ठीक है, जब लोगों ने क्या कहते हैं मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की थी तो लुई फिलिप जो थे वहां के हेड थे, तो उनको भागना पड़ा वहां से क्योंकि लोगों ने फूड शॉर्टेजेस की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफी ज्यादा रिवोल्ट करने चालू कर दिया था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हमारी पीजेंट अपराइजिंग है 1848 की। ये क्या है, हमारी पीजेंट अपराइजिंग है। देख सकते हैं किस तरीके से लोग गुस्से में है। ठीक है, सो नेशनल असेंबली जो है उसको प्रोक्लेम किया गया एज रिपब्लिक और ग्रांट किया गया सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21। यानी कि जो भी अडल्ट मेल है अबव 21 उनको वोटिंग का अधिकार है। अभी भी वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, राइट। और गारंटीड द राइट टू वर्क, और उनको राइट टू वर्क भी गारंटी की। ये क्या, ये किसने किया ये सब काम? ये किया नेशनल असेंबली ने। तो नेशनल वर्कशॉप्स पर प्रोवाइड टू एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और नेशनल वर्कशॉप्स को प्रोवाइड किया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो पाए। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। सिलेसिया में एक रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स जो सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल्स एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स। लेकिन ये ड्रास्टिकली रिड्यूस करते थे इनकी पेमेंट्स देते नहीं थे, पेमेंट्स को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया था। तो जर्नलिस्ट थे विलहेम वोल्फ, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इवेंट्स इन सिल्सेनिया विलेज एज फॉलोज। और ये कुछ तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि क्या हुआ था सिल्सेनिया विलेज में। ठीक है, तो इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants, क्या है, इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants कॉटन वीविंग्स इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। यहाँ पे कॉटन की जो वीविंग होती है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था। और माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, लेकिन काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे यहाँ के वर्कर्स। ठीक है, सिचुएशन अच्छी नहीं थी। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। ऑल्सो क्या करते थे ये लोग कि उनको पता था कि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसी का फायदा उठा के जो है, जो गुड्स के प्राइसेस जो ये इन लोग बेचते थे इनको, उसके बहुत कम दाम उन लोगों को देना चालू करा। ठीक है, जो भी गुड वो लोग बनाते थे उसके कम दाम देना चालू करे, बिकॉज उन लोगों को पता था कि इन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ रही है, पैसे की कमी है, तो हम कम देंगे, कम में भी ये लोग लेंगे। तो 4 जून एट 2 PM एक लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स जो था वो एमर्ज हुआ। ठीक है, और उन्होंने मार्च किया इन पेयर्स टू मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर, जहां पे उनका घर है कॉन्ट्रैक्टर्स का वहां तक, और डिमांड करा हायर वेजेस, और वहां से हायर वेजेस जो है डिमांड करे। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन्स एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, और उनको डराया धमकाया भी रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स को वो लोग जो पीजेंट्स थे। Following this, a group of them forced their way to the house, smashed its elegant window, panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth, which they tore to shreds. यानी उन्होंने शीशे तोड़े,
घरों के, ठीक है। एक ग्रुप ने शीशे तोड़े घरों के, अंदर घुस गए, ठीक है, फर्नीचर तोड़ा। एक ग्रुप ने क्या किया, जो सप्लाई थी कॉटन की उनको फाड़ दिया, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज which however refused to shelter such a person. ऑल्सो वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर थे भागे दूसरों के घरों में ताकि उनको पनाह मिले, बट वहां के लोगों ने भी उनको पनाह नहीं दी। He turned 24 hours later having a requestioned the army. In the exchange that followed 11 weavers were shot. और आर्मी आई और उसके बाद उन्होंने वीवर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको 11 वीवर्स को शॉट कर दिया, मार दिया। तो ये कुछ घटना थी, ठीक है हमारी। अब हम बात करते हैं आगे द रिवोल्यूशन 1848 में, द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब हम बात करेंगे जो रिवोल्यूशन किया लिबरल्स ने 1848 में। सो पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर्स के साथ साथ जो रिवोल्ट चल रहा था, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। तो पीजेंट्स के और वर्कर्स जो यूरोपियन में थे, स्टार्विंग, इन लोगों के जो रिवोल्ट चल रहे थे उसके साथ साथ एक एजुकेटेड मिडिल क्लास का भी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 में देखा जाए इन फ्रांस में, जिसने एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। तो क्या हुआ, उन्होंने मोनार्की को एब्डिकेट किया, एबॉलिश करा और रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, जिसमें 21 से ऊपर वाले जो मेल्स हैं उनको सफरेज का अधिकार, वोटिंग का अधिकार है। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, अभी भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं थे, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में, वहां पे मेन और वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स, उन्होंने मिलकर डिमांड्स उठाई फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। क्या डिमांड उठाई, विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, यानी नेशंस का क्रिएशन भी होना चाहिए, नेशन स्टेट भी बनने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी आना चाहिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग क्या है, ठीक है, कि जो लैंड होगी वो गवर्न होगी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशन होगा वो गवर्न होगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी और गवर्नमेंट जो होगी वो लिमिट होगी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इसलिए उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दे took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles like constitution, freedom of press and freedom of association। ये सारे प्रिंसिपल्स को जो न्यू मिडिल क्लास थी, लिबरल मिडिल क्लास, वो डिमांड कर रही थी। इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जर्मन रीजन्स में लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुए, जिसमें मिडिल क्लास थे, प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे और प्रोस्पेरस आर्टिशियंस थे, ठीक है। वो आए सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में और उन्होंने डिसाइड करा कि वो वोट करेंगे फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। किसके लिए वोट करेंगे, फॉर ऑल जनरल नेशनल असेंबली। ओके, सो 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने मार्च किया टू द फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। क्या किया, ये फेस्टिव प्रोसेशन निकल रहा था, वहां पे उन्होंने 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में पार्ट लिया और फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट में बैठे और कन्वीन किया चर्च ऑफ सेंट पॉल में, मतलब स्टार्ट करा। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन करा फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, यानी कि जर्मन नेशन जो होगा उसको स्टैब्लिश किया और वहां पे पार्लियामेंट स्टैब्लिश किया और मोनार्की जो होगी वो सब्जेक्ट होगी पार्लियामेंट के, यानी वो अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट की, जो भी मोनार्की होगी। When the deputies offered the crown on these terms to Friedrich Wilhelm IV, kings of Prussia has rejected it and joined other monarchies to oppose the elected assembly. फ्रेडरिच विल्हेम को क्या किया, इन लोगों ने ऑफर किया कि आप ये वाला फॉलो करें, मोनार्की जो कि पार्लियामेंट को सब्जेक्ट होगी। तो क्या वो प्रशिया ने इसको अपोज करा और प्रशिया ने अदर मोनार्की जो थी उनके साथ मिलके इस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनी थी इसको बिल्कुल ही अपोज किया। While the position of the aristocracy and the military became stronger, the social basis of parliament eroded। और जैसे ये एरिस्टोक्रेसी जो है क्या कहते हैं, मिलिट्री जो है पार्लियामेंट के खिलाफ ज्यादा इंक्रीज हुआ इनका एग्रेशन, तो जो पार्लियामेंट थी वो इरोड हो गई, वो पार्लियामेंट खत्म हो गई, ठीक है। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। ऑल्सो जो इनकी डिमांड्स थी वो
वर्कर्स को, पीजेंट्स को सपोर्ट, उनके उनके आइडियाज को, लार्जर आइडियाज को सब नहीं लेके आई थी, ठीक है, इसलिए ये बहुत इनको सपोर्ट भी नहीं मिला उन लोगों का। इन द एंड जो है ट्रूप्स वर कॉल्ड, ट्रूप्स आए इन द असेंबली एंड फोर्स टू डिसबैंड, ठीक है, और इनको पार्लियामेंट को डिसबैंड करना पड़ा। द इश्यू ऑफ extended political rights. The issue of extended political rights to women was controversial one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years. ठीक है, अभी भी जो एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स थे वो वुमेन्स को नहीं मिले, कंट्रोवर्शियल मूवमेंट, क्योंकि अभी भी वो लोग क्या कहते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था और उनका उनको काफी ज्यादा जो हक थे वो अभी उनके मिले नहीं थे वुमेन्स के। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, इन्होंने इसलिए उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशंस का फॉर्मेशन किया, न्यूज़पेपर को फाउंड किया और पार्ट लिया पॉलिटिकल मीटिंग्स में, डेमोन्स्ट्रेशंस में। और डिस्पाइट दिस दे डिनाइड, उसके बावजूद भी उनको डिनाई कर दिया गया सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली उनको अभी भी सफरेज राइट्स नहीं मिले। देखो ये जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट क्रिएट हुई थी सेंट पॉल में, ठीक है, उसकी इमेज है ये, किस तरीके से लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. ठीक है, वुमेन्स को मेंबर बनाया ही नहीं गया और उसके बाद उनको क्या किया, विजिटर्स गैलरी में उनको खड़ा कर दिया गया कि खाली वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट में। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे वो उन्होंने क्या कहते हैं, जो मूवमेंट थी लिबरल्स की, उनको सप्रेस करने में कामयाब रहे इन 1848। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्डर ऑर्डर, बट जो ओल्डर ऑर्डर था मोनार्की वाला पूरा, उसको वो वापस अभी भी नहीं ला पाए। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to liberal nationalist revolutionaries। और उनको ये लगा कि ये जो पुराना सिस्टम है हम जब ही ला सकते हैं जब हम कंसेशंस दें उनको जो कि लिबरल नेशनलिस्ट हैं, किनको, जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, अगर हम उनको कंसेशंस देंगे, ठीक है, तो वो क्या पता इसको सब रोक दें और हम अपना वापस ऑर्डर जो है लेके आ सकें। Hence, in the years after 1848 के बाद the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe begins to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815। तो ये सारे चेंजेस लाना चालू कर दिए। Thus, serfdom and bonded labor को उन्होंने abolish कर दिया, हैब्सबर्ग में भी, डोमिनियंस में भी और रशिया में भी। कहाँ पे भी? हैब्सबर्ग में भी और रशिया में भी इन्होंने इसको हटा दिया। Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867 और उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी हंगेरियंस को 1867 में, ताकि वो ये रिवोल्ट को, लिबरल नेशनलिस्ट की रिवोल्ट को कम कर पाए, खत्म कर पाए। अब हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, तो किस तरीके से जर्मनी और इटली का फॉर्मेशन हुआ उसकी बात करते हैं। सो जर्मनी कैन बी द आर्मी ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। इसका क्या मीनिंग है? कैन जर्मनी बी द आर्मी ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। देखो 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था यूरोप में वो मूव हुआ फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। क्या हुआ? वो मूव हुआ विद इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, यानी जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे were often mobilized by conservatives by promoting state power and achieving political dominion over Europe। क्या मीनिंग है कि जो नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स थे जो often mobilized करते थे by the conservatives for promoting state power और achieve political domination over the Europe, ठीक है। This can be observed in the process by which German and Italy came to be unified as a nation state। और हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जो प्रोसेस फॉलो किया गया था जर्मनी और इटली में, ताकि वो यूनिफाई हो सके एज अ नेशन स्टेट, यूनिफाई हो सके एज अ नेशन स्टेट। हमने देखा कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो वाइड स्प्रेड थी अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट।
गवर्न्ड बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। इन्होंने ये सब प्रोसेस को फॉलो करा और एक गवर्न करा बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है, जर्मनी को। सो ये जो लिबरल इनिशिएटिव था टू इनिशियल बिल्डिंग का वाज हाउएवर जो है रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री। और ये जो रिप्रेस किया गया कंबाइंड फोर्सेस ऑफ आर्मी एंड मिलिट्री, और सपोर्ट किया गया बाय लार्ज लैंड ओनर्स लाइक जंकर्स ऑफ प्रशिया। और इसके बाद से ही प्रशिया ने लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट में नेशनल यूनिफिकेशन की चीफ कंट्रोल या लीडरशिप का पार्ट बन गई। उसके जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वोन बिस्मार्क, वो एक आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस के, ठीक है, और उन्होंने कैरी की आउट द विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और उन्होंने ये सब ऐसा यूरोप ये सब किया विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। 3 wars were overseen 7 years, यानी 3 वॉर्स हुई उन 7 सालों में, विद ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन प्रशिया विक्ट्री। क्या हुआ? ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस ended in Prussian victory and completed the process of unification, और यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाया। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग जो थे विल्हेम फर्स्ट, वो प्रोक्लेम करते हैं जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलीज। और वो विलियम वन को, ठीक है, एज अ जर्मन एम्परर सेरेमनी में जो वर्साइलीज में हेल्ड हुई थी उनको प्रोक्लेम करते हैं। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, bitterly cold morning of 18 January 1871, एक असेंबली जो है कॉम्प्रोमाइज करती है ऑफ द प्रिंस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, जो गैदर्ड होते हैं अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्साइलिस, जिसमें वो प्रोक्लेम करते हैं न्यू जर्मन एम्पायर, जिनको हेड कौन करेगा? केसर विलियम फर्स्ट ऑफ रशिया। ये उनको हेड करेंगे, राइट, ये इनको हेड करेंगे। सो जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था जर्मनी में, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। क्या डिनोट करता है? वो डेमोन्स्ट्रेट करता है डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। तो इससे क्या मतलब है? द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। जो ये न्यू स्टेट फॉर्म हुई, इसका बेसिकली इन्होंने एम्फेसाइज किया ऑन करेंसी, बैंकिंग पे, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स पे इन जर्मनी, ठीक है। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और ये जो मेजर्स और प्रैक्टिसेस थे, ये ऑफन बिकेम द मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, यानी बाकी की जो जर्मन स्टेट्स थी उनके लिए ये एक मॉडल की तरह काम किया और उन लोगों ने भी ये फॉलो किया। देखो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मनी एम्पायर, ठीक है, इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साइलिस, एंटोन वॉन वर्नर, राइट। तो ये वहीं की इमेज है जो कि वहां पे चूज की गई थी। सो हम देखते हैं मैप किस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। देखो ये हमारा प्रशियन, ईस्ट प्रशियन है, ये पूरा प्रशियन एम्पायर है, ठीक है, पूरे प्रशियन एम्पायर का मैप है, राइट। और हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको कहते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी, जो कि 1866 से 1871 में यहाँ पे मैप के थ्रू दर्शाया जा रहा है। देखो आज के टाइम में जर्मनी है ना, उस टाइम पे उसको प्रशिया कहते थे, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, उसका नाम प्रशिया ही है, उसको जर्मनी कहते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कह सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम, इटली जो है यूनिफाई हो गया है, इटली जो है यूनिफाई हो गया है। So, like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह ही इटली की भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटालियंस जो थे स्कैटर थे ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज इन मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। वो भी काफी ज्यादा डिवाइडेड थे इन द हैब्सबर्ग एम्पायर। तो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन सार्डिनिया पीडमोंट जो है उसको एक इटालियन प्रोविंस प्रिंसली हाउस रूल कर रहे थे। सार्डिनिया पीडमोंट को ही एक 7 में से एक ऐसा स्टेट था, मतलब वो पार्ट था जिसको एक क्या कहते हैं इटालियन प्रिंसली हाउस जो है वो रूल कर रहा था।
The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by the Pope, the southern regions were under the domination of Bourbon kings of Spain. So even the Italian language had not acquired one common form and still has many regional and local variations. ठीक है? So 1830 के अंदर during the 1833 ठीक है गिउस्पे मेज़िनी ठीक है वो sought to put together a coherent program एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक क्या प्रोग्राम लॉन्च करते हैं फॉर द यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए ही had also formed a secret society called Young Italy उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन भी किया जिसका नाम है यंग इटली ठीक है फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स ताकि उनके गोल्स जो हैं उन लोगों तक पहुंचे डिससेमिनाई हो पाए द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 एंड 1848 जो ये जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स हो रहे थे जब उसका फेलियर होता है 1831 में 1848 में तो उससे क्या मतलब है कि ये that the mental now fell on Sardinia Piedmont under its ruler king Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. ठीक है सो जब फेल हुए तो इसका क्या मीनिंग है कि सर्डिनिया पीडमोंट जो किंग रूलर जो था उसका था विक्टर इमैनुअल टू उसके ऊपर एक वो आया कि हाँ भाई अब इटली को है यूनिफाई करना है थ्रू वॉर So, in the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. और उनको ये लगा कि हाँ अगर एक इटली एक बार यूनिफाई हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट होगी जो चीफ मिनिस्टर थे केवोर who had left the movement to unify the regions of Italy was neither revolutionary nor a democrat ना ही वो revolutionary थे ना ही वो democrat थे like many other wealthy and educated members of Italian elite इन लोगों की तरह भी the spoke French much better than the Italian और वो फ्रेंच ज्यादा अच्छी बोलते थे ठीक है इटालियन से कंपेयर किया जाए तो दो अ टेक्टफुल डिप्लोमेट थे डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजर्ड बाय कैवियर सार्डिनिया पीडमोंट सक्सीड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859 ठीक है तो एक डिप्लोमेटिक अलायंस के साथ फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस के साथ उन्होंने क्या किया सार्डिनिया पीडमोंट जो है सक्सीड हो गए इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस 1859 में अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray और काफी ज्यादा लोगों ने जो कि आर्म्ड वॉलंटियर्स थे उन्होंने फ्रे को पार्टिसिपेट किया 18 इसमें और 1860 के अंदर they marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the peasants Spanish rulers ठीक है तो पीजेंट से सपोर्ट करा इन द एरियाज ऑफ टू सिजलीज और वहां के जो लीडर्स थे स्पेनिश लीडर्स थे उनको हटाने में भी 1861 में विक्टर इमैनुअल टू जो थे उन्होंने प्रोक्लेम किया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली ठीक है और उनको प्रोक्लेम कर दिया गया कि वो यूनाइटेड इटली के किंग है क्या है यूनाइटेड इटली के वो ही किंग है However, much of the Italian population थी among whom rates of illiteracy जो बहुत ज्यादा थी remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. लेकिन उनको अभी भी इन liberal nationalist ideologies के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं था पता नहीं था So peasant जो है masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never been heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. ठीक है और उनको लगता था जो ला इटालिया है ठीक है जो इटली की वो जो कह सकते हैं रूलर वो विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ है देखो तो पहले तो ये था हमारा इटली ठीक है पहले हमारा इटली ये था और उसके बाद इटली बिफोर यूनिफिकेशन कह सकते हैं जो कि 1858 में था और ये है इटली आफ्टर यूनिफिकेशन जो मेरे पीछे जो इटली की फोटो है वो आफ्टर यूनिफिकेशन है ठीक है यानी यहाँ पे देखो किंगडम्स ऑफ टू सिलीज है पापल स्टेट है टस्कनी है वियंटनिया ये सब जो स्टेट्स हैं ये सब यूनाइट होके ये बन गए हमारे ठीक है इटली की स्टेट बन गए देखा आपने ठीक है किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ ये सारी जो स्टेट्स हैं हमारी ये पहले अलग अलग थी ठीक है 7 स्टेट्स अब इनको यूनिफाई करके पूरा एक इटली ये हमारा इटली का फॉर्मेशन हो गया इसको हम कहेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली
ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, राइट। सो द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट, ये जो मॉडल है नेशन का और नेशन स्टेट का, ये सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन और नेशन स्टेट है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन, यहाँ पे रेवोल्यूशन और सडन अपहीवल से नेशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। इट वाज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, ठीक है, जिसके थ्रू ये यूनाइटेड किंगडम एक नेशन स्टेट बना। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। ठीक है, द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसल्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, इरिश, ये सारी कम्युनिटीज थी। ये लोग ने मिलके जो बनाया ब्रिटिश को, ब्रिटेन को बनाया। ऑल दीज एथनिक ग्रुप्स जो थे हैड देयर ओन कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, और उनके खुद के एथनिक कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। ठीक है, बट एज द इंग्लिश नेशन steadily grew in wealth, but as the English nation is steadily grow हुए in wealth, importance, in power, and it was able to extend its influence over the other nations of the island, और ये अपनी जो पावर है बाकी के जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर भी इंक्रीज हो पाई इनकी। The English Parliament, which has seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. तो 1688 में प्रोटेक्टेड कन्फ्लिक्ट के साथ, ठीक है, नेशन स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के साथ इंग्लैंड जो है एज सेंटर बना और वो एक, ठीक है, स्टेट बना। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड resulted in the formation of United Kingdom or Great Britain. That meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. और इंग्लैंड ने, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड में बनाया और दोनों ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम की फॉर्मेशन करी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहां पे इंग्लिश मेंबर्स का जो है डोमिनेंस था। और जो ग्रोथ हुई ब्रिटिश आइडेंटिटी की, मेंट कहते हैं कि स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चरल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। ठीक है, तो ब्रिटिश आइडेंटिटी का जो फॉर्मेशन तो हुआ ही, बट स्कॉटलैंड की जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उसको सिस्टमैटिकली कहते हैं कि सप्रेस किया गया। कैथोलिक क्लैंस वर दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो इनको हमेशा क्या है, सप्रेस कर दिया गया, जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में लोग रहते थे जो कभी अटेम्प्ट करते थे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस खुद चाह पाए। The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large number were forcibly driven out of their homeland. और इनको इनकी जो लैंग्वेज है उनको भी बोलने से मना करते थे, और जो क्या कहते हैं एथनिक जो है ड्रेस पहनते थे उसको भी ये लोग नहीं फॉलो होने देते थे। आइसलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, आइसलैंड ने भी स्कॉटलैंड की तरह सिमिलर चीजों को सफर किया। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, चर्च के अंदर दो टाइप्स होती हैं, कैथोलिक्स होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। कैथोलिक्स जो हैं ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ओल्ड रीजन्स, ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, और प्रोटेस्टेंट जो है नए आइडियाज के फेवर में रहते हैं। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस, तो इंग्लिश ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करा आयरलैंड के, ताकि वो स्टैब्लिश कर पाए अपनी डोमिनेंस ओवर द लार्ज कैथोलिक कंट्री, ताकि वो अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर पाए ओवर द लार्ज कैथोलिक कंट्री। तो कैथोलिक रिवोल्ट जो थे अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, लेकिन जो ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट हुए इसको सप्रेस कर दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड इशमैन 1798, आइलैंड को फोर्सबली जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम में इनटू 1801 में। एक न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, और यहाँ पे इंग्लिश कल्चर को डोमिनेंट मतलब फॉलो करा गया। The symbols of New Britain, the British flag, Union Jack, national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted, and older nations survived only on subordinate partners in this union. तो इस जो यूनियन बना इसके अंदर ब्रिटिश का ही डोमिनेंस था, उनकी नेशनल फ्लैग का, उनकी नेशनल एंथम का, ठीक है, और जो सरवाइव कर पाए, सिर्फ सरवाइव कर पाए वो उनके जो अलायंस के साथ थे, जो कि उनको इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली और वो खाली अलायंस बन के रह गए। तो उनकी इतनी ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे सुनी नहीं ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, और अपना ही मनमानी उन्होंने की।
अब हम बात कर रहे हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। हम किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं नेशन को। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, बहुत easy है कि उसको portrait और statue की form में हम show कर पाएं। How does one go about giving a face to a nation? But हम किस तरीके से एक face का form देंगे nation को। Artists in the 18th और 19th century ने find out by the personifying a nation, और उन्होंने nation को personify करने का जिम्मा मतलब क्या कहते हैं कोशिश की। पर्सोनिफाई का मतलब कोई चीज जो है नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे कि वो जिंदा है, पर्सोनिफाई करेंगे। लाइक आर्टिस्ट यानी पेंटिंग्स की फॉर्म में, इन सब चीजों की फॉर्म में। देख नेशन, कोई नेशन का कोई फेस थोड़ी हो सकता है, वो तो कंट्री है, लेकिन पर्सोनिफाई कर रहे हैं कि उसको एक फेस देंगे। सो इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री, they represented a country as it if it were a person, as if it were a person. Nations were then portrayed as female figures. Nations को एक portrait करा गया female figures की तरह। The female form was chosen to personify the nation, ठीक है, did not stand for any particular woman in real life. Rather it sought to give the abstract idea of nation to concrete form, ठीक है। abstract idea of nation का फेस इसलिए दिया कि ताकि वो concrete form ले पाए। That is the female figure became an allegory of the nation, ठीक है। allegory of the nation, allegory क्या होता है? When an abstract idea, for instance greed, envy, freedom, liberty, ये एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। जब इसको पर्सन और थ्रू अ थिंग के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक, उसको एक एलेगोरिक स्टोरी की तरह, उसके दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल मीनिंग होता है और एक सिंबॉलिक जो हम देख रहे हैं। सो हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट ने यूज किया था फीमेल एलेगोरी को ताकि वो पोर्ट्रे कर पाए आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। इन आइडियाज को वो लोग पोर्ट्रे कर पाए। सो दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। अगर लिबर्टी की बात करें तो कर रहे थे तो वो रेड कैप के थ्रू शो हो रही थी। ब्रोकन चेन्स, जो कि हमने रीड भी किया था, आपने रीड किया होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। जस्टिस जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेट्स, ठीक है, जिसमें स्केल्स हैं। तो ये सब हमें शो हुआ एज अ सिंबल, इसको हम पोर्ट्रेट हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली जो है फीमेल एलिगोरीज को वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट। सिमिलरली द फीमेल एलिगोरीज वर जो है इन्वेंट किए गए बाय द आर्टिस्ट, राइट, इन द 19th सेंचुरी, जिसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं नेशन को। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रांस में शी वॉज क्रिश्चियन Mariana, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. एक रेड कैप है, एक ट्राई कलर है, एक कॉकेड है। तो ये जो है लिबर्टी जैसे क्या कहते हैं आइडियाज को सिंबॉलिकली शो करते हैं। स्टेच्यूज ऑफ मेरियाना, जो इनका मेरियाना का जो स्टेच्यू है, were erected in public squares में reminded the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with in it, यानी उसको आइडेंटिफाई करें एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। तो मेरियाना की जो इमेज है, ये देखो, ये रही मेरियाना की इमेज, ये रही, राइट, मेरियाना की इमेज ये रही। वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स और स्टैम्प्स आल्सो, ठीक है, कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी उनकी इमेज को दर्शाया गया। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मेनिया जो है एलिगोरिया की एलिगोरी बनी, ऐसा ये जर्मेनिया है हमारी, ठीक है। मेरियाना आई थिंक उनकी ये इमेज है मेरियाना की, ठीक है, हमारी इमेज जो है मेरियाना की ये है और ये जर्मेनिया है। ये हमारी जो इमेज है ये है हमारी मेरियाना की, और इसके नीचे वाली जो इमेज है वो है हमारी जर्मेनिया की, जो कि एलिगोरी थी जर्मन नेशंस की। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मेनिया वियर्स अ क्रोन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, क्योंकि जर्मन ओक उसको पहनते थे एज क्या कहते हैं स्टैंड फॉर हीरोइज्म के तौर पे, ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि सिग्निफिकेंस है कुछ उनका,
लाइक ब्रोकन चेन्स का सिग्निफिकेंस है वो मतलब बीइंग फ्रीड, ठीक है। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल का मतलब है सिंबल विद जर्मन एम्पायर, उसकी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। क्रो क्रोन विद ओक लीव्स है, हीरोइज्म शो कर रहा है। स्वॉर्ड जो है रेडीनेस टू फाइट शो कर रहा है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड है वो विलिंगनेस टू मेक पीस शो कर रहा है। ब्लैक रेड और गोल्ड ट्राई कलर जो है वो फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट है 1848 में, ठीक है। और राइजिंग ऑफ द रेज ऑफ द राइजिंग सन जो है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, क्या शो कर रही है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी सारी इमेजेस दी गई हैं किस तरीके से वहां पे दर्शाया गया है चीजों को। अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की, हम बात करेंगे अभी, ठीक है, जिस तरीके से इमेजेस को शो किया गया है यहाँ पे। ओके, सो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। देखो, by the last quarter of the 19th century, by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century। जो first half of the century में liberal democratic आइडियाज थे और वो उसका जो सेंटिमेंट था वो लास्ट सेंचुरी तक नहीं टिका, बट बिकेम अ नैरो एंड क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, नैरो हो गया और विद लिमिटेड एंड्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट, जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो इंटॉलरेंट होते गए विथ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर, और इतने तैयार हो गए कि अब वॉर के लिए भी लड़ने के लिए तैयार थे वो। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their imperialist aims, ठीक है। सो यूरोपियन पावर्स ने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी इन नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को, ठीक है। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkans। बल्कन्स एक एरिया था यूरोप में, ठीक है। तो 1871 के बाद मोस्ट सीरियस जो सोर्स था नेशनल टेंशन का वो यही था। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising the modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs। इनको कहते हैं हम स्लेव्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन्स, ये बल्कन रीजन है, ठीक है, बल्कन एरिया, ये पूरा एरिया है मेडिटेरियन सी के पास है ये, तो इसको हम कहते हैं बल्कन एरिया। तो बल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, और ये एरिया जो है ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। किसके कंट्रोल में थे, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। ये रीजन काफी ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि यहाँ पे इतने सारे रीजन्स तो कवर हो रहे थे और बल्कस जो एक मेजर सेंटर था नेशनलिस्ट टेंशन का। ऑल थ्रू द 19th century द ओटोमन एम्पायर हैड sought to strengthen itself मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, इंटरनल रिफॉर्म्स के थ्रू, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस, बट बहुत ज्यादा सक्सेस मिली नहीं। वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट्स जो नेशनलिस्ट थे वो ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस जो है, ठीक है, वो करना चालू करी क्योंकि ओटोमन एम्पायर इतना ज्यादा सक्षम नहीं रह गया कि वो सप्रेस कर पाया अभी भी रिवोल्ट को। द बल्कन पीपल्स बेस्ड their claims for independence or political rights or nationality and used history to prove that they had once independent but had subsequently became subjugated by foreign powers। और उन्होंने अपनी हिस्ट्री को याद करते हुए ये दर्शाया कि हम लोग पहले तो हम इंडिपेंडेंट थे, उसके बाद में यूरोपियन पावर्स ने आके हमें ऑक्यूपाई कर दिया। जो रिबेलियस नेशनलिस्ट थे बल्कन्स में थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एंड अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉस्ट लॉन्ग इंडिपेंडेंस, और इसके थ्रू उन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस जो काफी टाइम से पेंडिंग थी, अब उनको उसके ऊपर उन्होंने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट struggled to define their identity and independence, Balkans area became an era of intense conflict। बल्कन एरिया जो है एक एरिया बन गया इंटेंस कन्फ्लिक्ट का। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory, और वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी ऑक्यूपाई कर पाए स्लेव्स।
at the expense of others. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene for big power rivalry. और अब स्लेव्स जो बल्कन्स थे वो भी अब बिग ज्यादा पावर के लिए राइवलरी स्टार्ट हो गई, दुश्मनी एक दूसरे से स्टार्ट करनी स्टार्ट हो गई. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स. और इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटेंस राइवलरी थी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड में, कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट में. सो ये राइवलरी थी वेरी एविडेंट सी इन द वे ऑफ बल्कन प्रॉब्लम्स अनफोल्डेड. और इसने काफी ज्यादा जो बल्कन एरिया में प्रॉब्लम होती है उसको दर्शाया. सो ईच पावर, चाहे रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो और ऑस्ट्रो हंगेरी हो, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans. ठीक है, बल्कन्स के ऊपर होल्ड करना चाहते थे वो लोग जो बाकी के जो ठीक है नेशन से लाइक जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहते थे ओवर द एरिया. ठीक है. सो दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन हुआ. ठीक है, ये एक मैप शो गया है, मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है. सो नेशनलिज्म जो है अलाइन हुआ विद इंपीरियलिज्म. ब्रिटिश एम्पायर का जो दबदबा है वो इंपीरियलिज्म बढ़ता गया और led to Europe disaster in 1914. ठीक है. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. लेकिन जो यूरोपियन नेशन जो कॉलोनाइज हो रहे थे वो लोग अब उनके खिलाफ जो है डोमिनेंस के खिलाफ जो है अपोज करने लग गए इंपीरियल डोमिनेशन जो कि ब्रिटिश करते थे. ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज बना देते थे, इंपीरियलिज्म को फॉलो करते थे. तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट जो है वो डेवलप हो गई हर जगह. ठीक है. इन द सेंस दैट दे विल ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट. और उन लोगों को अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना था. एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी. और वो क्या कहते हैं इंस्पायर्ड थे फॉर इन फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी इन कंट्रीशन विद द इंपीरियलिज्म. यूरोपियन आइडिया जो थे नेशनलिज्म के वो नोवेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म. और जो यूरोपियन आइडियाज थे नेशनलिज्म के अब उनको रेप्लिकेट ना करते हुए अपने पीपल्स ने अपने खुद के डेवलप करे नेशनल आइडियाज को. ठीक है, ताकि वो नेशनलिज्म को अच्छे से फॉलो कर पाए. बट द आइडिया ऑफ सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज अ नेशनल एंड यूनिवर्सल. लेकिन जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो यूनिवर्सल था, वो हर जगह वो फॉलो होता ही था. ठीक है, उसको किसी ने चेंज नहीं किया. सो हमने पूरा चैप्टर जो है अच्छे से जो है डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से राइज जो हुआ नेशनलिज्म का यूरोप में. ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से उसको इंस्पायर किया. फिर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ठीक है, प्रशिया, इटली, इसका किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ. इटली और जर्मनी का तो हमने खुद ही पढ़ा किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ और उन्होंने किस तरीके से वॉर्स लड़ी. फिर हमने बात करी कि जो बल्कन एरिया था जो कि ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था और काफी सारी छोटी छोटी कंट्रीज जो थी आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया. ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो अपने ही बीच में राइवलरी उन्होंने स्टार्ट कर ली ताकि वो मोर डोमिनेट कर पाए अपनी पावर्स को. तो और बाद में किस तरीके से ब्रिटेन ने अपना इंपीरियलिज्म करने की कोशिश की ओवर द नेशंस, यूरोपियन नेशंस, और किस तरीके से लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया. तो देखो, नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हुई हमारी फ्रांस से और पूरे ऑल ओवर यूरोप में स्टैब्लिश हो गई कि हम, क्योंकि वो दे वांटेड अ नेशन स्टेट, वो दे वांटेड अ यूनिवर्सल सफरेज, दे वांटेड अ लिबरल डेमोक्रेसी. ठीक है, कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो करा, कुछ लोगों ने कहा कि हमें डेमोक्रेटिक पूरा प्रोसेस डेमोक्रेटिक चाहिए. तो किस ये जो पूरा प्रोसेस था ये हमने इस चैप्टर से समझा. आने वाले वीडियोस में हम बाकी के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे. ऑल्सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन चैप्टर्स में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और उनके आंसर्स के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे आने वाली वीडियोस के लिए. ठीक है, और चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू.